हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अगर सवाल आएंगे तो इसी से आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वरना नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा, सवाल ही नहीं हो पाएगा आपसे। आप सोचते रहोगे इसको कैसे सोचते हैं, तो इसके सोचने के लिए दिमाग में फिट होना चाहिए आपके अब, ठीक। इसके बाद जो आपसे बात करें तो एसपीडी के जो नाम थे वो किससे बताए थे? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, ठीक है। ये लैटिन भाषा के नाम है, इनका फर्स्ट लेटर लिया गया है, ये देखो SPDF, ठीक है, लैटिन भाषा के। और ये जो S होता है वो स्फेरिकल होता है, ये जो P होता है वो डंबल शेप होता है, D जो होता है वो डबल डंबल होता है, और F की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दोबारा से देखें, S क्या होता है? स्फेरिकल। ये क्या होता है? डंबल। ये क्या होता है? डबल डंबल। और ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। आराम से दोबारा से समझेंगे। S के बारे में अगर कभी बोले तो S कैसा होगा? स्फेरिकल। P बोले तो कैसा होगा? डंबल, ठीक है। ये कैसा होगा? डबल डंबल। और ये कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये टेबल आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अगर ये टेबल आपके दिमाग में फिट है तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा क्वांटम नंबर से। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? ये नेम ऑफ ऑर्बिटल्स बोलो या सबशेल बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये नेम ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल्स भी इन्हीं के नाम आते हैं, सबशेल भी इन्हीं के नाम आते हैं, लेकिन इसको क्लियरली अगर बोले तो सबशेल होगा, ठीक है। क्लियर सबको? आगे देखो, पुरुषोत्तम डाउट समझना। जैसे px है, px एक ऑर्बिटल है, लेकिन आप उसका px का शेप भी वही बोलोगे, डंबल। py है तो भी आप क्या बोलोगे? डंबल। pz है तो भी क्या बोलोगे? डंबल। इसलिए ऑर्बिटल भी और सबशेल भी दोनों के नाम बताता है ये। px का शेप बोलो कैसे होगा, तो नाम सीधा आएगा, px से डंबल शेप है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अब। ये हमें पता होना चाहिए फिक्स दिमाग के अंदर, ठीक है ना, कि यार N L M, ठीक है, ये क्या होती है प्लस, इसके अंदर L जो होता है वो अजीमुथल होता है, और अजीमुथल के अंदर L की वैल्यू अगर 0 1 2 3 है तो SPD होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको और बता देता हूं, SPD F G और H यहां तक भी आ चुके हैं ये, ठीक है। अब इसके लिए L की वैल्यू कितनी थी बताओ? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। यहां तक आपका पता है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, जनरलाइज्ड, इसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड। लेकिन इसका अभी डिस्कवरी नहीं हुआ है H का नाम, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर? जल्दी बोलो। L की वैल्यू इनके लिए पता होनी चाहिए, क्लियर। और अगर मैं N की वैल्यू बोलता तो ये कौन से शेल के लिए बात हो रही थी? 6th शेल में आएगा H। कहां आएगा? 6th शेल में। क्लियर सबको? चलो अब जो मैं कह रहा था यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपके सबशेल्स को बताती है, और इन्हीं सबशेल्स के एनर्जी को भी बताती है विद इन शेल। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो SPDF, पर्टिकुलर शेल के अंदर बात कर रहा है वो, तो पर्टिकुलर शेल के अंदर जो एनर्जी आएगी इनकी, वो आपकी एनर्जी क्या आएगी? बोलो। पर्टिकुलर शेल में जो एनर्जी है वो क्या आएगी बताओ? SPDF। क्या आएगी जल्दी बताओ? SPDF। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ, बोलो। F की। अब एक और होता है क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अगर हम ये पूछें कि सबसे ज्यादा जो है वो क्लोजनेस किसकी होगी, तो क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या होगा? SPDF। सबसे ज्यादा क्या होगा जल्दी बताओ? सबसे ज्यादा पास होगा S। क्या होगा पास? जल्दी बताओ। SPDF। इसमें सबसे ज्यादा पास क्या होगा जल्दी बताओ? S। तो अगर आपसे पूछा जाए कि S सबसे क्लोजेस्ट होगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? F की। क्लियर सबको? चलो
क्लियर सबको? अब यहां पर जब बात आती है तो अब फिर से समझना, अभी मैंने सवाल क्या कराया था कि एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो n स्क्वायर, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो ये तो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। ठीक है, ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ठीक है, अब आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। सब शेल के अंदर बात कर रहा है वो। ठीक है, तो सब शेल के अंदर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2l+1, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल तो वो होता है 2l+1। क्या होता है जल्दी बताओ, 2l+1। जैसे अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s, p, d और f, चलो बताओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसके अंदर, और नंबर ऑफ, पहले ऑर्बिटल कर लेते हैं और फिर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे। चलो बताओ, तो यहां पर s है, s की वैल्यू इसमें पुट करें अगर, तो s की वैल्यू इसमें पुट करने पर l की वैल्यू क्या होती है, 0 s के लिए। तो यहां क्या आएगा, 2 × 0+1 बराबर कितना आया, देख के बताओ 1। यहां आएगा 2l+1, देख के बताओ 2 × 0+1 बराबर कितना आया, 2। ठीक है, अब इधर देख के बताओ सेकंड वाले में 2 × 1+1 बराबर कितना हुआ, देख के बताओ 3। यहाँ 2 × 2+1 कितना हुआ, 5। यहाँ 2 × 2+1 कितना हुआ, बोलो 7। G और H भी ले लें अगर हम, तो क्या होगा 2 × 3+1 कितना हुआ, जल्दी बोलो। यहाँ 3 था, सॉरी, 0 1 2 3 7, यहाँ 4 आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 2 × 5+1 कितना हुआ 11। तो ये तो आ गए इनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि जी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो आप बोलेंगे 9। आपसे बोले जी एच सब शेल में, एच सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो आप बोलेंगे 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो तो ऐसा नहीं लग रहा जस्ट डबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है बस, तो यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, क्योंकि डबल हो रहा है जस्ट, तो इनके डबल कर दो जस्ट। ये तो इसका था पहले वाले का, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2l की जगह 0 किया था मैंने, और 0 × 0+1 किया तो कितना आया था 1। यहाँ अब इसका मल्टीप्लाई कर 6 10 14 18 और 22, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब ये सारे सवाल बन रहे हैं आपके, क्या सवाल बने जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहला कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आप बोलेंगे साहब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे भाई 2, और ऑर्बिटल कितना होगा 1। p में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। ठीक है, f में मैक्सिमम कितने होंगे 14। g में कितने होंगे 18, और h में कितने होंगे 22। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना आ जाएगा। क्लियर सबको, सिंपल है। तो यहां पर आपको सब समझ में आ गया कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ शेल्स में और नंबर ऑफ सब शेल्स में। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ क्या थे, शेल्स का मैंने बताया था, और ये क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ सब शेल्स का। ठीक, चलो अब देखो इधर, अब जैसे एक सवाल पूछा
चलो बताओ। अभिज्ञान जोशी, बेटा अगर अभिज्ञान जोशी की मैं बात करूं तो शायद वो इंदौर का था, इंदौर से आया था। एलएल में मैंने उसको पढ़ाया था, जब मैं एलएल में एचओडी था तब उसका सिलेक्शन हुआ था। और अभिज्ञान जोशी अभी आईआईटी के अंदर है। ठीक है, अभी मेरे सवाल का आंसर दो पहले फटाफट। चलो हाँ नेरोडेक्स, थैंक यू बेटा। अब सवाल का भी जवाब दो फटाफट। ठीक है, ऋषभ सिंह गलत आंसर, पता नहीं क्या लिख दिया आपने। हाँ सिद्धार्थ वेरी गुड, गो कोरोना बेटा, बहुत अच्छी थिंकिंग है अब आपकी। इस सवाल को भी करो ताकि और अच्छी थिंकिंग हो जाए। ऑल एग्जिस्ट, कौन बोला ये? मनीष कुमार गलत आंसर। अनीशा समंतरे, ऑल वेरी गुड। अरे वाह अनीशा जी आप भी आ गई, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? सब ठीक है उड़ीसा में? अनीशा जी सब ठीक है? चलिए वेरी गुड। नन एग्जिस्ट, ऑल नॉट एग्जिस्ट। अल्पना पांडे 4 होगा सर, 2D 4 नॉट एग्जिस्ट। अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। अनीशा जी यस सर, सब ठीक है। चलिए आंसर दीजिए अनीशा जी। देखो इसको कैसे करते हैं, पहले तो ये समझे, इसको समझना एक बार। जब कभी ऐसे लिखा हो आगे ये, तो जब भी किसी ऑर्बिटल के आगे ऐसे लिखा हो तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगा। किसको बताएगा? प्रिंसिपल। तो यानी इस शेल के लिए n की वैल्यू कितनी लिखोगे आप? 3। और l की वैल्यू g के लिए बताओ कितनी थी। अब g के लिए याद करने के लिए मैंने बताया था S P D F G H, और यहां बताया था l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। तो g की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है? 4। और मैंने आपको कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि l ज्यादा हो या बराबर हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्यादा हो या बराबर हो। इसका मतलब ऐसा कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में जिसमें n की वैल्यू छोटी आ रही हो l से या बराबर आ रही हो। यहां तो बड़ा ब्लंडर हो रहा है, छोटी आ रही है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां देख के बताओ अब, n की वैल्यू 4, h की वैल्यू कितनी है? 5, l बड़ा आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। n की वैल्यू 3, f की वैल्यू देख के बताओ 3, ये तो बराबर आ गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी वैल्यू 2, और d के लिए कितनी है? l की वैल्यू 2, ये भी बराबर आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप कर देंगे, जल्दी बताओ हाँ या ना? पक्का? जिन जिन बच्चों का आंसर 2D आया था उनको समझ में आया ये कि ये सवाल कैसे करते हैं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सबको समझ में आ गया? हाँ तो बोल दिया करो यार। चलिए वेरी गुड। शिफा खान यो यो वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगला आता है m। m जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अगला जो आया था अजीमुथल, अजीमुथल के बाद अगला आया कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमेशा l पर डिपेंड करेगा। जैसे l था वो किस पर डिपेंड कर रहा था? n पर, क्योंकि कमरा तभी होगा जब घर होगा। तो m l पर डिपेंड करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू 0 to -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, 0 भी आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहां पर, और ईच वैल्यू ऑफ m, m की हर एक वैल्यू वो किसको बताएगी? ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को, हर वैल्यू ऑर्बिटल का नाम देगी कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, प्लस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्पेस में अरेंज्ड होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल हम पढ़ेंगे तो मैं इनका अरेंजमेंट भी बता दूंगा। ठीक है, तो स्पेस में आपके होते हैं ये, और उसको कहा जाता है स्पेस में जब ये रहते हैं तो ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं उसको? ओरिएंटेशन। तो आपसे पूछेगा पहला कि बताओ m क्या बताता है, तो आप आंसर देंगे कि m
एल पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग ज़ीरो। अगला जो आता है कि m जो होता है वो क्या बताता है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है, हर वैल्यू एक ऑर्बिटल का नंबर बताएगी, प्लस उसके ओरिएंटेशन को बताएगा। ठीक है, m क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी हुई, 0। ठीक है, l की वैल्यू 1 हुई तो यहां से देख के बताओ m की वैल्यू क्या हुई, -1, 0, +1। ठीक है, अब जो ऑर्बिटल्स की बात हम कर रहे हैं तो अगर 0 होगा तो s ऑर्बिटल, और अगर ये 3 वैल्यू है तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल आएंगे, px, py, pz। ठीक है, अगर मैं 2 लेता हूं तो जो वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 और +2, और d जो होंगे वो dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz² होंगे। ठीक है, और अगर हम 3 की वैल्यू लेंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, और जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो इनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगी, वो हम डिफाइंड नहीं करते क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर, सिंपल है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो तो ये हमारे को ऑर्बिटल्स के बारे में बताया इसने। क्लियर, अब हमसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा देखना जरा इसमें कि 3dxy फाइंड द वैल्यू ऑफ n, l एंड m। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा n को बताएगा, 3। मैंने बताया कि ये जो d है, d लिखा हुआ l, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, d के लिए बता चुका हूं। अब यहां dxy आ गया, यहां से आपको देखना है ये dxy कहां है, यहां। अब आपको जो हमेशा के लिए डाउट आएगा कि जो dxy है उसकी वैल्यू, m की वैल्यू, ये इस dxy के लिए जो m की वैल्यू है वो इन पांचों में से कोई सी भी हो सकती है, इन पांचों में से कोई भी हो सकती है, इन पांचों में से कोई भी हो सकती है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप देखो dxy, yz, zx, dx², dz², आप मान कुछ भी लिख दो यहां पर चाहे तो, m की वैल्यू -2। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अब यहां पर अगर मैं मान लो ये मैंने लिया 3dxy और यहां मैंने n की वैल्यू 3 लिखी थी, l की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने 2, और m की वैल्यू मैंने ली थी -2, लेकिन अगर यहीं पर चेंज करके वो 3dyz बोल दे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 3, l की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब m की वैल्यू, चूंकि इसके लिए आप -2 ले चुके हो तो क्या इसके लिए -2 ले सकता हूं अब इन पांचों में से, नहीं। अब आप कोई और कोई सी भी लिख सकते हो। क्लियर, जैसे मान लो मैंने कहा 3dz², तो यहां n की वैल्यू कितनी आएगी, 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू, अब चूंकि -2 ले सकता हूं, -1 ले चुका हूं, तो अब यहां क्या लूं, यहां कुछ भी ले सकते हो आप, यहां ले लो आप मान लो +1। अब आपको देखो जो चीज आपने शायद गलत पढ़ी है या आपको पता है गलत, या आपने कहीं पर मिसकंसेप्शन आपके माइंड में, तो मैं उसको दूर करता हूं। वो ये कि z के लिए आपको बताया गया होगा कि 0 होती है वैल्यू, जैसे pz के लिए आपको बताया गया होगा कि m की वैल्यू 0 होती है। तो ये मिसकंसेप्शन यहां हटा दें, इन पांचों में से कोई सी भी वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल की हो सकती है। ये 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, इनमें से इनकी वैल्यू इन 5 में से कोई सी भी रख सकते हो आप। क्या बोला मैंने, बताओ, ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, इन 5 ऑर्बिटल में से ये आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो इन पांचों की। क्या बोला जल्दी बताओ, इन 5 में से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो इन पांचों की। क्लियर सबको, आया ना, बोलो। अच्छा, इसी तरह से ये जो 3 दिख रहे हैं ना, pxy, pz, इनमें से भी इन तीनों की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो इनमें से। देखो आप, मैंने पुट कर दिया। क्लियर सबको, तो इस तरह से आपसे इनसे पूछा जाएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। क्या सवाल है बताओ, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो देखो जरा,
चैतन्य भोला, समझ में आ रहा है बेटा? चैतन्य भोला, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। राघव छाबरा कह रहा है कौन सी वैल्यू कब ले, कोई सी वैल्यू कभी भी ले लो आप, तो इन पांचों में से कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अब देखो डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जैसे मान लो मैं 5 डी ऑर्बिटल बनाता हूं, तो अभी मैं आपको 5 डी ऑर्बिटल बना के बताता हूं। इस तरह से हम बनाते थे। इनमें से किसी को भी आप लिख दो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये थर्ड है, थर्ड मतलब ये फोर्थ शेल के अंदर 3D ऑर्बिटल्स हैं। कौन सा बनाया मैंने? ये 3D। अब डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है एक ही सबशेल के, जैसे ये 3D सबशेल है, इस 3D सबशेल के 5 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। दोबारा बोलो, एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। दोबारा से बोलो, एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें क्या कहा जाता है? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो क्या ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं? हाँ है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि ऐसे ऑर्बिटल जिसमें n एंड l वैल्यू सेम आ जाए। जैसे आपसे बोलेगा 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3d एक्स वाई। अगर n और l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए, बट m वैल्यू डिफरेंट हो, वो डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जैसे यहां n की वैल्यू 3 आई, l की वैल्यू कितनी आई? 2। यहां n की वैल्यू क्या आई? 3, l की वैल्यू क्या आई? 2। अब m की वैल्यू रखो आप, m की वैल्यू यहाँ -2 अगर मान ली तो -2 के अलावा यहाँ माननी पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 मानना पड़ेगा सपोज। तो यह m की वैल्यू डिफरेंट हुई नहीं हुई? तो ऐसे ऑर्बिटल जिनके लिए n की वैल्यू आपस में सेम आए, l की वैल्यू आपस में सेम आए। n और l की वैल्यू सेम नहीं होती कभी भी। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? दो ऑर्बिटल्स के n सेम, दो ऑर्बिटल के l सेम। n और l सेम नहीं बोल रहा हूं, अभी कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। आप बोलोगे साला n और l तो अभी मना कर रहे थे कि आप सेम नहीं हो सकते। मैंने कौन से n सेम, l सेम, लेकिन m डिफरेंट अगर आ जाए तो उन दोनों ऑर्बिटल्स को आपस में हम क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं उन्हें? जल्दी बोलो। डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनमें आपस में एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनमें आपस में एनर्जी सेम होती है उन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? फील आ गई। अब इसमें एक खास बात होती है कि ये ऑर्बिटल डी जनरेट तभी रहेंगे जब इनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो। दोबारा से बोले, ये डीजनरेट कब रहेंगे? जब इनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो। क्योंकि अगर आपने फील्ड डेवलप कर दिया तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। अब इनकी एनर्जी अलग अलग हुई, देखो 3 ऑर्बिटल एक जैसे हो गए, 2 ऑर्बिटल एक जैसे हो गए और ये आपस में डीजनरेट नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये हटते हैं तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। टोनी स्टार्क वाला नहीं, स्टार्क। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा दें तो ये अलग अलग हो जाएंगे, इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट। तो आपसे बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने एक लाइन बोली है और वो लाइन ये बोली है कि अगर हम इन ऑर्बिटल्स पर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दें तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होते हैं तो इनकी एनर्जी अलग हो जाती है, और इनकी अगर एनर्जी अलग हो जाती है तो फिर इन्हें डीजनरेट नहीं कहते। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, देसी में फिर से बोल रहा हूँ, आराम से समझो, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है लेकिन एक ही शेल के होने चाहिए वो सारे।
या फिर टेक्निकली बोलें तो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें आपस में n की वैल्यू, आपस में l की वैल्यू सेम हो, बट आपस में m की वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है। अब शिफा खान, अब यहां तक जिसको समझ में नहीं आया वो फटाफट से लिखो, फटाफट क्या क्या डाउट आ रहा है। जैसे शिफा खान ने लिखा समझ में नहीं आया, लेकिन क्या नहीं आया ये बताओ। ये ऐसे समझो, फोर्थ शेल है तो n की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 2 3। क्लियर। तो फोर्थ शेल जब होगा तो n की वैल्यू क्या, l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। तो यानी l हमेशा क्या आया होगा, एक कम d के लिए। तो जब मैं अभी लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन तब आपको समझाऊंगा कि l एक कम आएगा। ठीक है। एक डाउट आपका क्लियर हुआ जो मैंने बोला। अगर मैं फोर्थ शेल लूंगा तो l हमेशा एक कम आएगा, एक कम। तो मैं बता, आर ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स सेम थिंग और डिफरेंट? बेटा डिफरेंट थिंग है। मैं अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद जब क्वांटम नंबर खत्म होगी तो ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल्स के बारे में आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे आप समझ सकते हो कि शेल, ये पूरा शेल है, यानी कि आपका कमरा जो है वो है सब शेल, और उस कमरे के अंदर एंटर करो आप तो बहुत सारी अलमारियां जो दिखाई देंगी वो है ऑर्बिटल्स। ये बॉक्स दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, एंड ये जो लार्ज बॉक्स है पूरा का पूरा एक, दैट इज कॉल्ड सब शेल। ये डिफरेंट होते हैं। प्लीज थोड़ा धीरे धीरे, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। 3D कौन से शेल में हुआ बेटा, फोर्थ शेल में हुआ। ये हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देंगे, मनीष कुमार, आपको सब समझ में आ जाएगा। आराम से रुक जाओ अभी। देवांश गुप्ता, सर इंस्टेड ऑफ 4 इट शुड बी 3। नहीं, थर्ड शेल नहीं होगा वो। ठीक है, फोर्थ शेल में ही 3D आएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है देवांश गुप्ता, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। दिव्या शर्मा, अरे ऊपर चला गया वो। सर जब अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो मैं नहीं पढ़ा। अनीशा सावंत को, इज इट नेसेसरी टू मेंशन m ऑफ ऑर्बिटल सेम शेल एंड सब शेल बी डिफरेंट? इज इट नेसेसरी टू मेंशन m ऑफ ऑर्बिटल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब शेल के अंदर। तो 3dxy से निकले कैसे वैल्यू लिखें, 3dx से nlm की वैल्यू कैसे लिखें, बहुत सिंपल है। n की वैल्यू यहाँ लिखी थी 3, l की वैल्यू d था, इसकी वजह से 2 लिखा। m की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं ना, अभी बताया था -2 -1 0 +1 और +2, इन 5 में से कोई भी वैल्यू रख सकते हो इसको छोड़ के, क्योंकि ये वैल्यू इसके लिए लिख दी अभी आपने। ठीक है, अगर m की वैल्यू भी, यार सारे इधर उधर खिसक गए। व्हाट आर द x y z, ये अभी हम बताएंगे आपको ऑर्बिटल्स में। शांभवी, जब हम अगली क्लास में ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। पद्माक्ष, मीन्स ऑर्बिटल्स आर इनसाइड शेल, यस बिल्कुल। पुरुषोत्तम, सर अगर हमें एग्जांपल ले हाइड्रोजन का तो उसमें तो इनफाइनाइट होते हैं, अभी हम बात करेंगे ये 3D और 3p वाली, अभी मत करो ये पुरुषोत्तम। हम जब n+l रूल पढ़ेंगे तब मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको ये। ठीक है, अभी अपने डाउट को होल्ड रखना पड़ेगा। इफ m वैल्यू सेम देन, m वैल्यू सेम नहीं हो सकती ना दो ऑर्बिटल की प्रियांश, m वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये देखो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है m की। ठीक है, जीमन इफेक्ट क्या होता है शिवांश? जीमन इफेक्ट होता है कि अगर इन ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, और अगर ये स्प्लिट हो जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में ये जो इफेक्ट है इसका नाम होता है जीमन इफेक्ट। ठीक है सर, स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल्स ऊपर क्यों नहीं गए, ये तो बेटा अगले साल आपको पता लगेगा 12वीं क्लास में। इसका एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहाँ स्प्लिटिंग क्लियरली एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है शिफा खान, बट सर हमें m की वैल्यू 2 टाइम्स तो नहीं ले सकते? अरे 2 ऑर्बिटल होंगे ना dx के, तो 2 में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ रखो, एक वैल्यू यहाँ रखो तो अलग अलग आएगी ना। ये 5 है एक्चुअली। जब भी आपको समझना होगा तो इन 5 से समझना होगा। इन 5 में से कोई भी एक वैल्यू किसी एक के लिए, तो फिर अगली वैल्यू किसी अगले के लिए दूसरी ही तो आएगी इनमें से। शिफा खान एक बार दोबारा लेक्चर को सुनना प्लीज, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा समझ के दोबारा पढ़ने की जरूरत है इसको। ठीक है सर, 2 अलग अलग सब शेल के ऑर्बिटल नहीं, कभी नहीं हो सकते। 2 अलग अलग के कभी डिजनरेट नहीं होंगे। स्वयं था स्टार इफेक्ट प्लीज टेल। सर सुनो, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, कभी भी याद रखो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होता है ना, करंट आता है, वो करंट किससे आता है? इलेक्ट्रिसिटी से, तो स्पार्क। तो स्टार्क इफेक्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसकी वजह से ये अलग अलग होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? स्टार्क इफेक्ट।
अरुण यादव, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा प्लीज लिख के दें और इस लेक्चर को दोबारा सुने अच्छे से। ये लाइन लिखने से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एक कमजोर विद्यार्थी की श्रेणी में आना चाहते हैं क्या? नहीं, आप ये कहोगे सर आज अभी नहीं आया, मैं इस लेक्चर को पूरा सुन के अच्छे से पूरा समझ के फिर अगली क्लास में आपसे डाउट पूछूंगा, ठीक है? दैट इज द स्पिरिट। ये स्पिरिट डेवलप करो आप, आएगा आपको समझ में। क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, कोशिश करें, आएगा। सर AK सिंह हो गया, सलमान, व्हाई दीज ऑर्बिटल स्प्लिट इन जीमैन इफेक्ट, ये तो आपको मैं अगली क्लास मतलब अगले साल जब आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक टॉपिक, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि स्प्लिट क्यों होते हैं। सर ये XY वैल्यू कैसे निकाला? मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाला, मैंने तो सिर्फ ये वैल्यूज निकाली थी और इन वैल्यूज में से कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर दी थी। आप यहाँ 2 की जगह 1 भी लिख सकते हो क्योंकि ये सारी वैल्यू D के लिए है, ठीक है? ये किसके लिए सारी वैल्यू? D के लिए। सर आप क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, अगले साल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कैन वी आस्क डाउट्स इन टेलीग्राम ग्रुप? यस, समझ गए सर। अल्पना पांडे जी का आ गया। अनुराग कुमार, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तब स्प्लिटिंग होती है और जीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। अनुराग कुमार, आप वापस से लेक्चर को सुनेंगे आज, ये आपका होमवर्क है। शिफा खान, गॉट इट सर, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। अभी देखो, आप थोड़ा सा स्पिरिट आपको रखनी पड़ेगी। स्पिरिट ये रखनी है कि आईटी करनी है साली, और जेई एडवांस ऐसी चीज है कि एक बार में समझ में नहीं आ सकता भाई, आपको 2-2 3-3 बार आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर ये दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने नोट्स पढ़े, आपने स्कूल का पढ़ा, आपको स्कूल में जो भी सर ने बताया वो पढ़ लिया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। हर चीज क्लियर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कहां कौन सा कनेक्ट होगा ये हमें नहीं पता चलता। तो आपको एक स्पिरिट रखनी पड़ेगी। लेक्चर समझ में नहीं आया तो साला दोबारा देखो, दोबारा नहीं तो तिबारा देखो। मैंने जितना कंटेंट बोला है वो सब समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई आज का नहीं है, वर्षों के गहन अध्ययन से निर्मित है भाई, वर्षों के गहन अध्ययन से। तो ये कंटेंट ऐसा है कि इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, सारे आंसर छुपे हुए हैं, कोई डाउट नहीं आएगा, ये क्लियर है लास्ट तक। लेकिन आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो ये आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना पड़े देखो साला, ठीक है? पर हिम्मत मत हारना। एनर्जी स्प्लिटिंग, एनर्जी वैल्यू निकालना अरे यार ये अभी सलीम राजा तुम है ना 12th या लीडर के हो, इन छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हो कमेंट लिख के। जब न की वैल्यू 3 आती है तो 4, अरे यार मनीष जी, मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि 4th शेल में 3D ऑर्बिटल होता है।